भारत एक बड़ी ताकत है। विदेश मंत्री। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत एक ताकतवर मुल्क है और इसकी दुनिया में प्रतिष्ठा है। ऐसे में मुश्किल हालात में हमें दूसरों की मदद करनी ही होगी। विदेश मंत्री का बयान ऐसे समय आया है जब हाल ही में लाल सागर में ईरान के व्यापारिक जहाज को भारतीय नौसेना ने समुद्री लुटेरों से बचाया है। मुंबई में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में छात्रों से बातचीत के दौरान विदेश मंत्री ने ये बात कही। डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि भारत की बढ़ती क्षमता, हमारे अपने हित और हमारी प्रतिष्ठा की वजह से हमें मुश्किल परिस्थितियों में दूसरों की मदद करनी ही होगी। विदेश मंत्री ने कहा कि अगर हमारे पड़ोस में बुरी चीजें हो रही हैं और हम कहें कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, तो ऐसे में हमें जिम्मेदार देश नहीं समझा जाएगा। हाल के समय में भारतीय नौसेना ने व्यापारिक जहाज का अपहरण करने के समुद्री लुटेरों के प्रयासों को कई बार नाकाम किया है। हाल ही में ईरान का झंडा लगे एक जहाज को भी भारतीय नौसेना ने सोमालिया के तट पर समुद्री लुटेरों से बचाया है। इस जहाज के क्रू सदस्यों में 19 पाकिस्तानी शामिल थे। अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग रूट पर इसराइल हमास युद्ध के बाद से हमले बढ़े हैं। यही वजह है कि नौसेना ने लाल सागर और अरब सागर के इलाके में अपने 10 युद्धक जहाज तैनात कर रखे हैं। बापू की 76वीं पुण्यतिथि, मोदी ने दी श्रद्धांजलि। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 76वीं पुण्यतिथि पर पूरा देश आज बापू को याद कर रहा है। इस बीच पीएम मोदी ने भी राजघाट पहुंचकर बापू को श्रद्धांजलि दी। उनके साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी राजघाट पहुंचे और बापू को श्रद्धांजलि देकर उनका नमन किया। इससे पहले पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट करके महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि मैं पूज्य बापू को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देता हूं। साथ ही मैं उनका भी नमन करता हूं, जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया। उनके बलिदान हमें देश के लोगों की सेवा और उनके लक्ष्यों को पूरा करने की प्रेरणा देते हैं। इससे पहले पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट करके महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि मैं पूज्य बापू को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देता हूं। साथ ही मैं उनका भी नमन करता हूं, जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया। ग्यारह लाख जवान कर रहे 50% जीएसटी की छूट की उम्मीद। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के 11 लाख जवानों को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से उम्मीद है कि वे 1 फरवरी को पेश किए जाने वाले अंतरिम बजट में सीएपीएफ कैंटीन के उत्पादों पर 50% जीएसटी की छूट दे सकती हैं। इस बाबत कन्फेडरेशन ऑफ एक्स पैरामिलिट्री फोर्सेस मार्टियर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने वित्त मंत्री से गुहार लगाई है। सीएपीएफ कैंटीन पर जीएसटी टैक्स के चलते 20 लाख पैरामिलिट्री परिवारों का घरेलू बजट बिगड़ जाता है। एसोसिएशन द्वारा कई वर्षों से यह मांग की जा रही है कि सीएपीएफ कैंटीन में मिलने वाले उत्पादों पर सेना की कैंटीनों की तर्ज पर जीएसटी में 50% की छूट प्रदान की जाए। एसोसिएशन के पदाधिकारियों का कहना है, केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के जवानों व उनके परिवारों को लिए 26 सितंबर 2006 को सेंट्रल पुलिस कैंटीन सीपीसी की स्थापना की गई थी। इसका मकसद था जवानों को बाजार भाव से सस्ता घरेलू सामान मुहैया कराना। सीपीसी कैंटीन के अस्तित्व में आने से पहले सुरक्षा बलों की यूनिट द्वारा सेना की सीएसडी कैंटीन से घरेलू उपयोग वाला सामान खरीदा जाता था। देश भर के विभिन्न राज्यों में तकरीबन 119 मास्टर कैंटीन व 1778 सीपीसी कैंटीन है। रेलवे को मिलेगा 3 लाख करोड़ रुपए का फंड। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को मोदी सरकार का अंतरिम बजट पेश करने जा रही हैं। इस बजट में रेलवे पर सरकार का खास फोकस रहने की उम्मीद है। केंद्र सरकार इस बार रेलवे बजट में आवंटन में बढ़ोतरी कर सकती है। माना जा रहा है कि सरकार कुल आवंटन को बढ़ाकर 3 लाख करोड़ रुपए तक कर सकती है। इसके अलावा वंदे भारत ट्रेनों के रोल आउट पर सरकार विशेष फोकस कर सकती है। बजट 2023 में रेलवे के लिए 2.4 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था। इस बार के बजट का बड़ा हिस्सा यात्री सुविधाओं को बेहतर बनाने पर खर्च किया जाएगा। चुनावी साल होने की वजह से इस समय केंद्र सरकार का सबसे अधिक ध्यान देश में यात्रियों की सुविधाएं बढ़ाने पर होगा। इस बजट में सरकार का जोर इलेक्ट्रिफिकेशन और दोहरीकरण पर विशेष जोर रहेगा। दोनों पर करीब 50,000 करोड़ रुपए का आवंटन आता हुआ दिखाई दे सकता है। अंतरिम बजट में रेलवे का वंदे भारत ट्रेनों के सफल रोल आउट पर फोकस होगा। रेलवे ने अगले 3 सालों में 400 वंदे भारत ट्रेनों को शुरू करने का लक्ष्य लिया है।
इसलिए नए हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर का भी ऐलान इस बजट में हो सकता है। विपक्ष ने निलंबित सांसदों का मुद्दा उठाया। संसद में बजट सत्र से पहले सभी पार्टियों के नेताओं के साथ आज सर्वदलीय बैठक हुई। इस बैठक के लिए केंद्र की तरफ से सभी पार्टियों को आमंत्रित किया गया था। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी दोनों सदनों के सभी दलों के नेताओं के साथ बैठक की। यह बैठक संसद के पुस्तकालय में आयोजित की गई थी। प्रहलाद जोशी ने बताया कि इस बैठक में 30 पार्टियों के 45 नेताओं ने हिस्सा लिया। उन्होंने कहा, यह बैठक एक बेहतर माहौल में संपन्न हुई है। यह एक छोटा और 17वें लोकसभा का आखिरी सत्र था। सर्वदलीय बैठक के बाद टीएमसी सांसद सुदीप बंद्योपाध्याय ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा, हम अपनी मांग रखने के लिए इच्छुक है। हमने 150 सांसदों के निलंबन का मुद्दा भी उठाया, लेकिन सरकार का रवैया किसी भी सवाल का जवाब देने का नहीं है। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी से इंडिया गठबंधन को लेकर सवाल किया गया। उन्होंने कहा, इंडिया गठबंधन अब ब्रेन डेड हो चुका है। सांसदों के निलंबन पर सवाल किए जाने पर उन्होंने कहा, सभी निलंबन रद्द कर दिए जाएंगे। मैंने लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा के सभापति से बात की है। मैंने सरकार की तरफ से उनसे अनुरोध भी किया है। यह स्पीकर और सभापति का अधिकार क्षेत्र है। राधा रतूड़ी के बन सकती हैं पहली महिला मुख्य सचिव। राधा रतूड़ी के रूप में उत्तराखंड को पहली मुख्य सचिव मिल सकती हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसके संकेत दिए हैं। वह 1988 बैच की आईएएस अधिकारी और अपर मुख्य सचिव है। मुख्य सचिव एसएस संधू का कार्यकाल बुधवार 31 जनवरी को समाप्त हो रहा है। इसे में अब उनकी जगह राधा रतूड़ी ले सकती हैं। इससे पहले 1988 बैच के आईएएस अधिकारी संधू को सेवानिवृत्ति के बाद 6 महीने का एक्सटेंशन दिया गया था, जो 31 जनवरी को पूरा हो रहा है। सचिवालय के गलियारों में मुख्य सचिव की कुर्सी को लेकर 2 नामों की खूब चर्चा हो रही थी। इनमें पहला नाम संधू का ही था। 1988 बैच के आईएएस अधिकारी संधू को सेवानिवृत्ति के बाद 6 महीने का एक्सटेंशन दिया गया। उन्हें सेवा विस्तार देने की एक प्रमुख वजह बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण की परियोजनाएं हैं, जिन्हें प्रधानमंत्री कार्यालय की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में माना जाता है। जानकारों का मानना है कि किसी कारणवश संधू को सेवा विस्तार नहीं मिला तो अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी को मुख्य सचिव बनाया जा सकता है। भारतीय टीम में सरफराज खान का चयन। भारतीय टेस्ट टीम में पहली बार चुने जाने के बाद सरफराज खान मन लगाकर अभ्यास में जुट गए हैं। सोमवार के दिन उन्हें टीम इंडिया में शामिल किया गया और मंगलवार की सुबह 6:30 बजे वह अभ्यास के लिए मैदान में पहुंच गए। सरफराज को विजाग के ACA-VDCA क्रिकेट स्टेडियम में 2 फरवरी से शुरू हो रहे इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए भारत की टीम में शामिल किया गया है। रवींद्र जडेजा और केएल राहुल के चोटिल होने के बाद भारत ने अपनी टेस्ट टीम में 3 खिलाड़ी शामिल किए, जिसमें सरफराज, स्पिनर सौरभ कुमार और वॉशिंगटन सुंदर का नाम है। भारतीय टीम में पहली बार चुने जाने के बाद सरफराज सुबह ट्रेनिंग के लिए मुंबई के मैदान में गए। उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर इसकी एक फोटो पोस्ट की। सरफराज ने भारत के लिए इंग्लैंड लायंस के खिलाफ 1 शतक बनाया था। पंद्रह राज्यों की 56 सीटों पर 27 फरवरी में होगा चुनाव। निर्वाचन आयोग ने 15 राज्यों की 56 राज्यसभा सीटों पर चुनाव कार्यक्रम जारी कर दिया है। इनमें सबसे अधिक 10 सीटें उत्तर प्रदेश की हैं। इन सीटों पर 27 फरवरी को मतदान होगा। उसी दिन नतीजे आएंगे। नामांकन 8 फरवरी को शुरू होगा। पर्चा दाखिल करने की अंतिम तिथि 15 फरवरी है। पर्चों की जांच की 16 को होगी और प्रत्याशी 20 तक नाम वापस ले सकेंगे। राज्यसभा के 50 सदस्यों का कार्यकाल 2 अप्रैल व 6 का 3 अप्रैल को खत्म होगा। संस्कृति मंत्रालय की झांकी को मिला पहला पुरस्कार। गणतंत्र दिवस की परेड में सबसे अव्वल झांकी का तमगा इस बार संस्कृति मंत्रालय को मिला है। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय की झांकी ने 75वें गणतंत्र दिवस पर पहला पुरस्कार जीता है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि झांकी में परंपरा और नवीनता का मिश्रण है। मंत्रालय ने कहा कि उसे इस उपलब्धि पर बहुत गर्व है। ओडिशा की नवीन पटनायक सरकार ने सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में आदिवासी भूमि हस्तांतरण पर अपना 14 नवंबर 2023 का निर्णय वापस ले लिया है।
ग्राम पंचायत अत्रिया के सर्रा ग्राम में चल रहे कुआं पुराई कार्य में किया जा रहा है जेसीबी से कार्य लगाई जा रही फर्जी हाजिरी। मजदूरों की उपस्थिति के आधार पर देखा गया तो कुल 15 मजदूर ही कार्य करते पाए गए, जिसमें से 50 से भी ऊपर की हाजिरी लगाई गई है। सरपंच के द्वारा बड़ा ही घोटाला वाला कार्य किया जा रहा है। शासन प्रशासन भी चुप्पी साधे हुए है।